हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT की क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 6 जो है शहर, व्यापार और शिल्प। तो चलिए जानते हैं। लिखा है, आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि मध्यकाल में कई नगरों का विकास हुआ। यानी जो मध्यकाल है उसमें कई ऐसे शहर बने थे और ये शहर जो थे अलग अलग गतिविधियों की वजह से फेमस थे। गतिविधियां यहाँ संचालित होती थी, कई तरह के काम होते थे। यहाँ कुछ ऐसे नगर थे जो अपने किसी ख़ास काम की वजह से फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इन गतिविधियों के आधार पर नगरों को प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, मंदिर नगर, पत्तन नगर आदि के नाम से पुकारा जाता था। तो ये जो नगर थे उनको उनकी गतिविधियों के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया था। इन्हें दूसरे कई नामों से पुकारा जाता था। तो पहला नाम क्या है? प्रशासनिक नगर। किसी नगर को कहा जाता था, किसी नगर को व्यापारिक नगर, किसी नगर को मंदिर नगर कहा जाने लगा और किसी को पत्तन नगर आदि के नाम से पुकारा जाने लगा। ये क्यों पुकारा जाने लगा, हम लोग आज आगे इसका डिस्कस करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकालीन नगरों में काफ़ी विविधताएं थीं, यानी उनमें काफ़ी डिफरेंसेस थीं। तो चलिए जानते हैं क्या लिखा है यहाँ। शहरी केंद्रों की विविधताएं, यानी जो शहर के केंद्र थे उनमें क्या डिफरेंसेस थी, उनमें क्या अलग अलग खूबियाँ थीं, उनकी क्या अलग अलग काम थे, वो जान लेते हैं। पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर, जिस जगह पर राजा ने अपनी राजधानी बनाई वे स्थान बाद में नगर के रूप में विकसित हुए। तो जितने राजा थे, जितने बादशाह थे, उन्होंने किसी एक एरिया को अपनी राजधानी बनाई थी और वही एरिया जो है, वही जगह जो है, वही स्थान जो है, ये बाद में एक नगर के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार के विकसित नगर प्रशासनिक नगर कहे जाने लगे, क्योंकि यहाँ से जो राजा और बादशाह होते थे वो अपने क्षेत्र पर हुकूमत करते थे, उन पर नज़र बनाए रखते थे, उन पर शासन करते थे। और इसीलिए लाहौर, दिल्ली, तंजावुर एवं फतेहपुर सीकरी इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर के उदाहरण हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रशासनिक नगर के। लाहौर हो गए, दिल्ली, तंजावुर और फतेहपुर सीकरी। यहाँ से जो राजा होते थे, बादशाह होते थे, वो अपने एरिया पर नज़र रखते थे और हुकूमत करते थे। लाहौर 1585 ईस्वी से 1598 ईस्वी तक अकबर की राजधानी रहा। ये हस्तशिल्प उत्पादन का केंद्र था। हस्तशिल्प किसे कहते हैं? तो हस्तशिल्प जो हाथों से बनने वाली जो चीज़ें हैं, जो डिज़ाइन है, उन्हें हस्तशिल्प कहा जाता था। तो उनके उत्पादन का ये एक मेन पॉइंट था, एक मेन केंद्र था। कौन? लाहौर। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी दिल्ली थी। अब दिल्ली के जो सल्तनत थे, जो बादशाह थे, उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद से ये कई शासकों के मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहा। तंजावुर चोल शासकों की राजधानी थी। और चोल शासकों की राजधानी क्या थी? तो चोल शासकों की राजधानी तंजावुर थी। कावेरी नदी के तट पर बसे इस शहर में राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन ने बनाया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था राजराजेश्वर मंदिर के बारे में। तो जो चोल शासक थे उनकी राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। और जो तंजावुर है वो कहाँ पर बसी है? तो कावेरी नदी के तट पर बसी हुई ये एक शहर है। आगे लिखा है, यहाँ राजमहल तथा कई अन्य व्यापारिक उत्पादन एवं हस्तशिल्प केंद्र भी हैं। कहाँ? तंजावुर में। यहाँ के मूर्तिकार उत्तम कांस्य की मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाते थे। अब यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्रों को दर्शाया गया है। अब जान लेते हैं मंदिर नगर एवं तीर्थ स्थल के बारे में। मध्यकाल में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिरें बनवाए गए थे। कालांतर में इनमें से कुछ स्थान नगरों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें मंदिर नगर कहा जाने लगा। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। आपने अध्याय 2 में पढ़ा कि मंदिरों को प्रायः राजाओं के द्वारा ही बनवाया जाता था। इसे पढ़ने से पहले इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, ये आखिर क्या है? तो कांसा एवं घंटा धातु तांबे और रांगे यानी टिन की एक मिश्र धातु है, मिली हुई धातु है। लेकिन घंटा धातु में रांगे का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, इससे घंटे जैसी ध्वनि निकलती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थीं। अब ये लुप्त मोम तकनीक क्या होती है, चलिए जान लेते हैं आगे। इस प्रविधि के अंतर्गत
ये जो आइडिया है उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि मोम की एक प्रतिमा यानी स्टेच्यू बनाकर चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता था उसमें। अब जब ये सूख जाते थे, इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जब ये पूरी तरह से सूख जाते थे तो इनको गर्म किया जाता था ताकि मोम जो है अंदर पूरी अच्छी तरह से पिघल जाए। अब इन मोम को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता था, मिट्टी का जो ऊपर का लेप है, जो ऊपर का आवरण है, उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था जिससे कि सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकल जाता था। फिर इसी चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में जब मोम बाहर निकल जाता था तो इसी में पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। ओके, जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो मिट्टी का जो लेप है, जो आवरण है, उसको सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और इस तरह से निकली मूर्ति को चमकाया जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं इसी प्रकार कांसे की एक मूर्ति इसी तकनीक से बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा कि मंदिरों को प्रायः राजाओं के द्वारा ही बनवाया जाता था। ओके, तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो मंदिर है ज़्यादातर राजाओं के ज़रिए ही बनाया जाता था। वो ये काम क्यों करते थे, वे अपने ये काम इसलिए करते थे, वो मंदिर इसलिए बनाते थे क्योंकि वो अपनी भक्ति भाव दर्शाते थे देवी देवताओं के प्रति। उनके दिल में देवी देवताओं के लिए कितनी सम्मान है, वो ये भक्ति भाव दर्शाते थे। ये मंदिर जो थे वो धार्मिक अनुष्ठान और पर्वोत्सव पर्व मनाने के केंद्र होते थे। लोग यहाँ जमा होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होती थी, पर्व मनाए जाते थे। ओके, इस अवसर पर अनेक तीर्थयात्री भी शामिल होते थे, बहुत सारे तीर्थयात्री भी शामिल होते थे इनमें। तो तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों के लिए भोजन की व्यवस्था भी होती थी, यानी उनका इंतज़ाम भी होता था खाने पीने का। तो ये सभी काम जो है वो राजाओं के द्वारा दिए गए अनुदान, जो पैसे होते थे, जो चीज़ें होती थी, जो राजाओं के द्वारा दी जाती थी उनसे, और तीर्थयात्रियों के द्वारा दिए गए चढ़ावे से संपन्न होते थे। ओके, यानी कि जो खर्च थे वो राजाओं के द्वारा दिए गए अनुदान से होता था और जो तीर्थयात्री चढ़ावा चढ़ाते थे उससे पूरा होता था। ओके, कालांतर में मंदिरों के आसपास बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, शिल्पी, कामगार, व्यापारी आदि बसने लगे। किनके आसपास? मंदिरों के आसपास। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। तो यानी मंदिर के आसपास जो भी पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये एक नगर का रूप ले लिया इसने, और इसीलिए इस एरिया को, इस जगह को मंदिर नगर के नाम से कहा जाने लगा। इस तरह से मंदिर नगरों का विकास हुआ। राइट, तो ऐसे नगरों के कई उदाहरण मिलते हैं, कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। गुजरात में सोमनाथ, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामीन यानी भिलसा या विदिशा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति एवं तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै आदि प्रमुख मंदिर नगर हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रमुख मंदिर नगर कौन कौन से हैं तो आप ये सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई एवं राजस्थान में अजमेर आदि ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर में सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है। अजमेर के समीप स्थित पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर सरोवर की महत्ता भी विशेष है। ओके, अब बारी आती है पत्तन नगर एवं व्यापारिक शहर की। तो प्राचीन काल से ही भारतीय, खासकर जो दक्षिण भारतीय व्यापारी होते थे वो विदेशों से व्यापार में हिस्सा लेते थे। राइट, तो मध्यकाल में भी ये सिलसिला जारी रहा था। इसमें जो प्रायः समुद्र के रास्ते से ही बिजनेस होता था, व्यापार हो रहा था, जिसमें मसूलीपट्टनम एवं सूरत जैसे बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके, कालांतर में ये नगर के रूप में विकसित हुए। इन्हें पत्तन नगर कहा जाने लगा। तो जिस एरिया से व्यापार होता था और वहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, वहाँ पर जो लोग बसने लगे थे, जो नगर बनने लगा था, तो उस एरिया को क्या कहा जाने लगा? पत्तन नगर कहा जाने लगा। ओके, मंदिरों के आसपास बसने वाले नगर को क्या कहा जाने लगा? मंदिर नगर। और जहाँ से जिस बंदरगाहों से व्यापार होती थी उस बंदरगाह के आसपास बसने वाले नगर को क्या कहा जाने लगा? पत्तन नगर। ओके, तो कुछ शहर बड़े व्यापारिक शहरों के रूप में विकसित हुए। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, जो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बनी। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल की राजधानी
1704 में कौन थी? तो मुर्शिदाबाद। अगर ये पूछा जाए कि मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कब बनी? तो 1704 ईस्वी में। और मुर्शिदाबाद में ही जो रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, रेशमी वस्त्र वहाँ ज़्यादा बनाए जाते थे। बंगाल का कासिम बाजार सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। ओके, कासिम बाजार से सूती के जितने भी सारे वस्त्र थे यहाँ से बनाए जाते थे और यहीं से व्यापार इनका होता था। आप यहाँ देख सकते हैं नगर का एक दृश्य है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।